बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ ज़फ़र हुसैन और आज का हमारा टॉपिक है ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये बेंजीन वाले चैप्टर में हमारा लास्ट टॉपिक होता है। इसको हम डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस भी कहते हैं या ओरिएंटेशन, सिंपली इसको हम कह सकते हैं। ओरिएंटेशन क्या चीज़ है कि एक ग्रुप जो बेंजीन के ऊपर मौजूद है वो आने वाले ग्रुप को कहाँ पे ओरिएंट करेगा, कहाँ पे डायरेक्ट करेगा कि उसने कहाँ पे जाना है। जैसे आप सीनियर स्टूडेंट होते हैं कॉलेज में, सेकेंड ईयर में, तो आप फर्स्ट ईयर वालों को गाइड करते हो कि किस तरह से चलना है, क्या क्या हमारे लिए चीज़ें आउट ऑफ बाउंड है, क्या नहीं करना, लाइक दैट। तो अगर बेंजीन के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट आप लेके आना चाहते हैं, वो किसी भी जगह लग जाए, एक्स सब्स्टिट्यूएंट आप बेंजीन के ऊपर लेकर आना चाहते हो तो वो किसी भी जगह पे आप लगा सकते हो। मोनो सब्स्टिट्यूशन इज़ पॉसिबल, यानी ये आप चाहे किसी भी कार्बन पे लगा दो, तमाम कार्बन इक्विवेलेंट हैं। एक्स इधर 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 इधर, नो वरी एट ऑल, एक ही आइसोमर पॉसिबल होगा। हाँ, अगर आपके पास एक्स ऑलरेडी बेंजीन के ऊपर मौजूद है और आप दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लेके आना चाहते हो वाई सब्स्टिट्यूएंट को, तो तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं वाई कहाँ पे आ सकता है। तीन आइसोमर्स इसके पॉसिबल हो सकते हैं। हम इनको ड्रॉ कर देते हैं तीनों आइसोमर्स को। देखिए जी, एक्स हमारा ऑलरेडी इस पोजीशन पे विराजमान है, लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है जी। अब ये वाई को गाइड करेगा कि उसने कहाँ पे जाना है। वाई को ये कहेगा जी इस पोजीशन पे चले जाओ, या इस पोजीशन पे चले जाओ, या इस पोजीशन पे चले जाओ। अब वन पे ये खुद है जिसको इप्सो कहते हैं, इस पोजीशन को इप्सो कहते हैं, और इस पोजीशन को दिस वन इप्सो, दिस वन ऑर्थो, दिस वन इज ऑर्थो। ये इप्सो, दिस वन इज मेटा, ठीक है, ये ऑर्थो, दिस वन इज पैरा, ठीक है जी। ये पोजीशन आपकी पैरा पोजीशन है। अब 1 2 3 4, अब यहाँ पे अगर आए तो वो इधर से मेटा रिपीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस जगह पे लेके आओ, हाँ, अगर आप इस जगह पे लेके आते हो, यानी इस सब्स्टिट्यूएंट को इस जगह लेके आओ, तो यही आइसोमर रिपीट हो जाएगा, ये भी ऑर्थो पैरामर हो। इसका मतलब है जब सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट आता है तो 3 आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। अब मेरे पास बेंजीन के ऊपर क्लोरीन मौजूद है, ठीक है। मैं नाइट्रो ग्रुप लेके आना चाहता हूँ, क्यों भाई, नाइट्रो ग्रुप को लेके आना चाहता हूँ इसके ऊपर। मैं नाइट्रिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवा देता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है। तो आने वाला नाइट्रो जो है वो या तो ऑर्थो पे चला जाता है या फिर वो पैरा पे चला जाता है, ठीक है। या तो ये ऑर्थो पे चला जाएगा या फिर ये पैरा पे चला जाएगा, ठीक है, या ऑर्थो पे और या फिर पैरा पे। इसी तरह अगर मेरे पास, मैं कहता हूँ NO2 मौजूद है, पहले क्या था, क्लोरीन मौजूद था। अब के बार NO2 को मैं लेकर आना चाहता हूँ, तो मैं इसका हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाऊँगा। एक बहुत अहम कैटालिस्ट है FeCl3, अदरवाइज हैलोजन, आयरन के हैलोजन इसके ऊपर बहुत मुश्किल होता है। FeCl3 या FeBr3 मुझे डालना होगा अगर ब्रोमीन की इंसर्शन करनी है तो। खैर, तो अब के बार मैंने देखा कि जब NO2 ऑलरेडी मौजूद था तो क्लोरीन आके मेटा पोजीशन पे लगता है। ये हमने डिस्कस करना है भाई, अगर क्लोरीन ऑलरेडी मौजूद है तो आने वाला ग्रुप ऑर्थो पे आ रहा है या पैरा पे आ सकता है, ठीक है। इसके मैं 2 आइसोमर अगर ड्रा कर दूं तो कोई मजायका नहीं है इसमें। ये लें जी, ये क्लोरीन और नाइट्रो मैंने पैरा पे ले लिया, ठीक है। ये इस तरह से हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी।
बात यह है कि क्लोरीन कहता है ऑर्थो या पैरा पे जाओ और नाइट्रो कहता है मेटा पे जाओ। व्हाई इट इज सो? हमने ये हमारी आज की डिस्कशन का फोकल पॉइंट है। बात यह है कि एज फार एज सब्स्टिट्यूएंट्स आर कंसर्न्ड, तो सब्स्टिट्यूएंट दो तरह के होते हैं जो बेंजीन के ऊपर आके लगते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप्स। दूसरे कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स। ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, दे डोनेट इलेक्ट्रॉन, दे विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन। कहां पे? फ्रॉम बेंजीन रिंग। ठीक है, दे डोनेट इलेक्ट्रॉन, दे डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन रिंग, टू द बेंजीन रिंग, और इसके नतीजे में बेंजीन जो है, याद रखिएगा, एक्टिवेट हो जाती है। दे एक्टिवेट द बेंजीन रिंग। इलेक्ट्रॉन दे दिए, दे एक्टिवेट बेंजीन रिंग, दे एक्टिवेट द बेंजीन रिंग। ठीक है, तो अब बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं, 4 डेंसिटी बन गई। आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तवज्जो तलब बात है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज enhanced at ortho and para positions, at para positions। भाई जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्हांस कर गई है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस, तो फिर हम कहते हैं द इनकमिंग ग्रुप जो आ रहा है बेंजीन के ऊपर, द इनकमिंग ग्रुप अटैचेस एट या अटैक्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। मैं इसको सिंपली अगर आपको बताना चाहूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी बेंजीन के ऊपर कोई ऐसा ग्रुप है XY, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये ED, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इसने चार्ज डेंसिटी बढ़ा दी है नेगेटिव नेगेटिव, ऑर्थो और पैरा पे। अब देखो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो स्पीशीज या इलेक्ट्रोफाइल है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल यहाँ लगेगा ऑर्थो पे या फिर पैरा पे। आप कहो द इनकमिंग इलेक्ट्रो ग्रुप या इलेक्ट्रोफाइल, आप इलेक्ट्रोफाइल कर लें तो ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे अब, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अटैचेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। ये देखें मैंने ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव शो किया है, तो यकीनन इलेक्ट्रोफाइल हमारा जो कि पॉजिटिवली चार्ज है या इस ऑर्थो पे जाएगा या इस पैरा पे जाएगा या फिर ऑर्थो पे जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कहा जाता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, या फिर हम इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, ये बेंजीन रिंग के ऊपर 4 डेंसिटी मैंने ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इन्हांस करके लिख दिया है। इसका वो रोटेट भी कर सकते थे आप इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे। अब कुछ इसकी एग्जांपल्स अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसकी एग्जांपल्स में मैं लिखता हूँ NCH3 2 टाइम्स, ये यानी बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हो, या बेंजीन रिंग के ऊपर अमाइन ग्रुप लगा हो, या फिर बेंजीन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हो ऑलरेडी, या फिर O मिथॉक्सी ग्रुप लगा हो जिसे हम कहते हो मिथॉक्सी ग्रुप। ठीक है, या फिर बेंजीन के ऊपर क्लोराइड हो, या फिर बेंजीन के ऊपर ब्रोमाइड हो, या फिर बेंजीन के ऊपर आयोडाइड हो। दीज ऑल ग्रुप्स आर रिच इन इलेक्ट्रॉन, दे डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन रिंग,
देखे मैंने इधर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और नीचे एरो में ऐसे एरो लगा देता हूँ। They donate electron to the benzene ring and ortho and para positions become rich in electron. As a result, electrophile attacks at ortho or para positions. तो ये याद रखेंगे आप। इसमें एक पते की बात मैं आपको बताऊं, जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डायरेक्टली अटैच हो बेंजीन रिंग के साथ तो वो आर्थो पैरा होता है। एक मैं कह रहा हूँ एक्सेप्शन है इसमें, वो आपने स्पेशल याद रखनी है, वो है मिथाइल ग्रुप। ये इसमें नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है और ये याद रखना है टॉलवीन जो है सबसे रिएक्टिव डेरिवेटिव है बेंजीन का एज फॉर एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज कंसर्न्ड। क्योंकि बेंजीन के ऊपर जब मिथाइल लगा है तो मिथाइल में नो बॉन्ड रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन हो जाता है, जिसकी वजह से चार डेंसिटी बेंजीन रिंग पे शिफ्ट होती है और बेंजीन रिंग एक्टिवेट हो जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली। तो ये ऑप्शन इनमें से कोई एक भी हो और इसका मुकाबला अगर आप मिथाइल बेंजीन से करवाओ तो मिथाइल बेंजीन विल बी ईजीली नाइट्रेटेड एंड सल्फोनेटेड, यानी इसमें हाइड्रोजिनेशन इसकी हेलोजिनेशन इसकी की जा सकती है, जो कि हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में करवाते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के बाद अब हम डिस्कस करने लगे हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, these are also called electron withdrawing groups. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स, जैसा कि नाम से जाहिर है, ये क्या करेंगे, दे विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग। ठीक है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट हैं। वो तो डोनेट कर रहे थे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ये क्या करते हैं, दे विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन from the benzene ring, from the benzene ring and deactivate the benzene ring, and they deactivate the benzene ring for electrophilic substitution. They deactivate the benzene ring. ठीक है, अब हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जब ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिक्रीज्ड एट ऑर्थो एंड पैरा, डिक्रीज्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। भी उसमें थी इंक्रीज हुई थी, इसमें क्या हुई है, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। क्या मतलब भाई, ये आपका बेंजीन था, इस पे कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ था, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ऊपर खींच लिए, मैंने एरो ऊपर को लगाया। अब क्या हुआ, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई। यार एरो ना अब ये नहीं करते हम, चले। अच्छा, यहाँ पे अब मुझे ये बताएं आप, तो इलेक्ट्रोफाइल दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, ये कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे? नेवर भाई, पॉजिटिव पे नहीं करेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल अब किस पोजीशन पे अटैक करेगा, मेटा पोजीशंस पे। इसलिए हम इनको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स का नाम भी देते हैं। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। इन रिएक्शंस के लिए थोड़ी सीवियर कंडीशंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि दे एक्टिवेट, बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट हुआ होता है। ठीक है, इसकी अगर आप एग्जांपल्स देखें तो NR3 इसकी एग्जांपल है। ठीक है, फिर आप देखें तो सायानाइड इसकी एग्जांपल है।
ठीक है। फिर आप देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड इसकी एग्जांपल है। फिर आप देखें तो CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप लगा हो बेंजीन पे, या फिर बेंजीन के ऊपर या बेंजीन के साथ कीटोन ग्रुप, ये वाला ग्रुप लगा हो। ये सारे के सारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। तो अब जो बात आपसे पूछी जाएगी कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या करते हैं, तो आप कहेंगे दे विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग and ortho and para positions get positively charged, so electrophile doesn't attack at ortho and para, rather it attacks at meta position। तो ये थी आपकी ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की स्टोरी। नाउ वी डू द कंपैरिजन ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड बेंजीन। ठीक है, हम रिएक्टिविटी को 1 2 3 4 5 6 पैरामीटर्स से डिस्कस करते हैं। जहाँ तक अल्केन्स की रिएक्टिविटी का सवाल है तो हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। दूसरा हम कहते हैं ये नॉन पोलर होती हैं, कोई एसिड बेस जल्दी से इनके साथ रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। अगर हम अल्कीन की बात करें तो ये पाई बॉन्ड होता है इनके अंदर, जो कि ईज़िली अवेलेबल होता है। पाई बॉन्ड जो है वो डिफ्यूज्ड होता है। तो अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो अल्कीन्स इन सब में से हाईली रिएक्टिव ग्रुप ऑफ कंपाउंड है। हाँ, बेंजीन की अगर हम बात करें तो यहाँ भी रिएक्टिविटी कंपैरेटिवली लेस है एज कंपेयर टू एल्कीन्स। ये इसके अंदर पाई बॉन्ड है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है इसका डीलोकलाइज्ड है, जिसकी वजह से ये थोड़ा स्टेबल हो जाता है। बेंजीन जो है स्टेबलाइज कर लेता है अपने आप को, इतना ज़्यादा ये रिएक्टिव नहीं होता। जहाँ तक अनसैचुरेशन का सवाल है तो कोई अनसैचुरेशन नहीं होती। अल्केन्स आर सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है, विथ नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, ठीक है। और अगर आप बेंजीन में देखें तो ये हाईली अनसैचुरेटेड, लेकिन याद रखिएगा बट स्टेबल, क्योंकि बेंजीन रिलक्टेंटली एडिशन रिएक्शन दे सकती है, हाईली स्टेबल एंड गिव एडिशन रिएक्शन रिलक्टेंटली। अगर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन की बात की जाए तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो अल्केन में होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, जबकि अल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है, जबकि बेंजीन में एडिशन भी होती है और सब्स्टिट्यूशन भी होती है। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रिएक्शन। इसमें प्रेजेंट होता है अल्केन में, हमने हैलोजिनेशन जो है दैट इज़ थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। हम इसकी इनिशिएशन, प्रोपिगेशन और टर्मिनेशन पढ़ चुके हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन के अंदर। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म प्रेजेंट है, जबकि अल्कीन में कोई फ्री रेडिकल और बेंजीन के अंदर नो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इज इन्वॉल्व। ठीक है। पॉलीमराइजेशन की अगर हम बात करें तो नो पॉलीमराइजेशन अल्कीन में। हाँ, अल्कीन में पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होता है। हमने एक बड़ी अच्छी पॉलीमराइजेशन करके इससे पॉलीथीन पड़ी हुई है, ठीक है, जिसके लिए टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राईइथाइल लेड वगैरह, ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम एज कैटलिस्ट हमने इस्तेमाल किया था, और ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन। पॉलीमराइजेशन की बात बेंजीन में करें तो नो पॉलीमराइजेशन है। एज फार एज रिएक्शन ऑक्सीडेशन आर कंसर्न, तो इसकी ऑक्सीडेशन थोड़ी डिफ़िकल्ट है, ड्रास्टिक कंडीशंस होती हैं, कैटालिटिक प्रोसेस करना पड़ता है, ड्रास्टिक कंडीशंस हैं, कैटालिस्ट लगाने पड़ते हैं। यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो जाती है, अल्कीन को हम बर्न कर देते हैं,
ठीक हो गया। इसके अलावा इसकी हम ओजोनोलाइसिस कर सकते हैं, सिल्वर ऑक्साइड के साथ एपोक्साइड्स वगैरह बना सकते हैं। और अगर बेंजीन की नॉर्मल हम हालात में KMnO4 और K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीडेशन करें तो बहुत मुश्किल है, नहीं होती। हाँ, वेनेडियम पेंटऑक्साइड के साथ हम इससे बना सकते हैं एसिटिक मैलिक एनहाइड्राइड और फिर मैलिक एसिड। इसका मतलब है ऑक्सीडेशन तीनों में किसी न किसी हद तक मौजूद है। ख़ास तौर पे बेंजीन और अल्केन में ड्रास्टिक या फिर हमें स्फीयर कंडीशंस लगानी पड़ती हैं ताकि हम ऑक्सीडेशन करवा सकें। ये था हमारा रिएक्टिविटी का एक ओवरव्यू अल्केन। अब हम अगर नतीजा निकालते हैं, कोई कंक्लूजन, तो ये आएगा कि अल्कीन्स जो हैं इनहेरेंटली वीक होती हैं बाय बॉन्ड की वजह से। चार्ज डेंसिटी अबव और बिलो द लाइन जॉइनिंग 2 न्यूक्लियाई होता है। फिर उसके बाद रिएक्टिविटी आती है बेंजीन की, और इन द एंड हम कहते हैं लीस्ट रिएक्टिव जो है ऑर्डर में वो अल्केन होता है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड होता है, और सिग्मा बॉन्ड जो है वो वीकर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है और वीकली यानी रिएक्टिविटी इनकी लीस्ट होती है। अब हम बेंजीन के बारे में कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है फर्स्ट टाइम बेंजीन किसने दरियाफ्त की और कहाँ से की, फ्रॉम विच द बेंजीन वाज आइसोलेटेड। तो आप कहें फर्स्ट टाइम माइकल फैराडे ने बेंजीन को आइसोलेट किया था वेजिटेबल ऑयल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से इसको हासिल किया था। ठीक है, 20 साल बाद 1845 में हॉफमैन ने इसको कोलतार से हासिल किया था। ये बात याद रखेंगे आप। व्हाट इज स्टायरीन? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्टायरीन? दिस इज स्टायरीन। ठीक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड विनाइल बेंजीन। ठीक है, विनाइल बेंजीन इसका फार्मूला है, या इसको फिनाइल इथीन भी कहते हैं, फिनाइल इथीन। विच पॉलीमर इज फॉर्म्ड फ्रॉम स्टायरीन? सिंपल पॉलीस्टायरीन, आला किस्म का प्लास्टिक, ये पैकेजिंग मटेरियल वगैरह में इस्तेमाल होता है। क्यूमीन का फॉर्मूला क्या है? अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ क्यूमीन। अच्छा, बेंजीन के किसी भी कार्बन पे अगर आइसोप्रोपाइल लग जाए या आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज कॉल्ड क्यूमीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज कॉल्ड क्यूमीन। कॉमन नेम आपको आने चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनीसोल? एनीसोल का क्या फार्मूला है? ओ मिथॉक्सी बेंजीन जिसको हम कहते हैं, दिस इज मिथॉक्सी बेंजीन एनीसोल। फिर है आपका पैराजाइलिन। ये वाला पैराजाइलिन की अगर आप ऑक्सीडेशन कर दो तो क्या मिलेगा आपको? टेरिफैलिक एसिड मिलेगा, COOH। ये इसकी ऑक्सीडेशन हो सकती है KMnO4 वगैरह के साथ। ठीक है जी। तो बेंजीन की ऑक्सीडेशन मुश्किल होती है, फिर भी हम मैलिक एनहाइड्राइड बना लेते हैं बेंजीन से जब हम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करें। दिस इज़ कॉल्ड मैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अगर इसको वाटर दे दिया जाए तो दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड। मैलिक सेब को कहते हैं, सेब के अंदर ये पाया जाता है मैला। दिस इज योर मैलिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा इस ग्रुप को हम कौन सा ग्रुप कहते हैं? असाइल ग्रुप। इस ग्रुप को हम बहुत सिंपल, कौन सा ग्रुप? अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अगर इन दोनों के साथ हैलोजन लगे हुए हों, ठीक है, और दोनों को आप AlCl3 के साथ ट्रीट कर दें तो ये हमारे बन जाएंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस।
ठीक है, इसमें हमने एल्काइलेशन और एसाइलेशन ऑफ बेंजीन पड़ी हुई है। फिर आपसे पूछ ले कोई व्हाट इज मेसिटाइलिन, अगर बेंजीन पे इस तरह से मिथाइल 3 मौजूद हों, दिस इज फॉर्मूला फॉर मेसिटाइलिन। ठीक है जी। फिर आपसे ड्यूरीन का फार्मूला अगर आस्क कर लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, ड्यूरीन में 4 मिथाइल बेंजीन पे इस तरह लगे होते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द फॉर्मूला ऑफ ड्यूरीन। बेंजीन की हैलोजिनेशन के लिए कौन सा कैटालिस्ट हम इस्तेमाल करते हैं? Fe का रिएक्ट करवाते हैं एज ए कैटालिस्ट, तो FeX3 बनता है जो कि लेटर ऑन एक बेस बनाता है FeX4 नेगेटिव, जो कि बेंजीन से प्रोटॉन उतारता है। अगर आपसे पूछा जाए, ये MCQs वाले पॉइंट्स हैं सारे, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रेशन में बनता है जो कि नाइट्रेशन करवाता है, तो NO2 NO2 प्लस NO3 NO3 प्लस, इनमें से दिस इज नाइट्रोनियम आयन, ये बेंजीन के ऊपर नाइट्रेशन के दौरान एज ए नाइट्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए हैलोजिनोनियम आयन कौन सा है बेंजीन का, तो जब बेंजीन के ऊपर इस तरह से हैलोजन लग जाता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में, तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ हैलोजिनोनियम आयन। ठीक है, तो वैसे हैलोजन से जो इलेक्ट्रोफाइल पैदा होता है इसको भी हम हैलोजिनोनियम आयन बोल सकते हैं। तो क्लोरीनेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है? Cl पॉजिटिव। ब्रोमिनेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है? अल्काइलेशन में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अगर आप मिथाइल के साथ करवा रहे हो तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। एसाइलेशन में आपका ये इलेक्ट्रोफाइल है। जब आप इसको AlCl3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ से हैलोजन उतर जाता है। बाकी आपको तमाम कैटालिस्ट याद होने चाहिए, ठीक है, कि किस रिएक्शन में कौन सा कैटालिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। और हमें फिर आपसे पूछेगा साइड चेन ऑक्सीडेशन, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। देखें जी, अगर तो ये मिथाइल है तो सिंपल इज़ दैट कि KMnO4 के साथ आप इसकी ऑक्सीडेशन करो साइड चेन की। साइड चेन का एक रूल है कि चाहे जितनी भी बड़ी चेन हो हमेशा फर्स्ट कार्बन पे ऑक्सीडेशन होती है। ये तो है ही मिथाइल। हाँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ हमारे पास बेंजीन के ऊपर एक 3 कार्बन वाला अल्केन लगा हुआ है, हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हैं, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि पता नहीं ये हो जाएगी, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं है। हमेशा फर्स्ट कार्बन पे ऑक्सीडेशन होगी जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इसका रिएक्शन करवाते हो। ये कुछ माइंड ब्लोइंग किस्म के पॉइंट थे जो कि आपको बेंजीन का चैप्टर पढ़ते हुए इन तमाम का आइडिया होना चाहिए। फिर आपको ये पता होना चाहिए, देखें जी, बेंजीन के अंदर कार्बन टू कार्बन लेंथ ना ही सिंगल कार्बन बॉन्ड वाली है और ना ही कार्बन कार्बन डबल वाली है, बल्कि सिंगल में 1.54 एंगस्ट्रम है, डबल में 1.34 एंगस्ट्रम है, जबकि बेंजीन में ये लेंथ इन दोनों की दरमियानी है, 1.397 एंगस्ट्रम बनती है, यानी 1.54 और 1.34 के दरमियान में है। इट मीन्स के हाफ सिंगल और हाफ डबल बॉन्ड है। बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या है? हम कहते हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर है रेगुलर हेक्सागोनल। आपसे पूछा जा सकता है बेंजीन के अंदर टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बता दें। भाई बेंजीन के अंदर अगर टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो ये आपको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखें जी, ये आपका बेंजीन है, कितने सिग्मा बॉन्ड हैं आप काउंट कर सकते हैं बेंजीन में, और जहाँ पाई बॉन्ड है वहाँ पे भी एक सिग्मा बॉन्ड, अभी मैंने सिग्मा बॉन्ड ड्रा किए हैं। 1, ये देखें 6 बॉन्ड ये हैं कार्बन टू कार्बन और 6 बॉन्ड कार्बन टू हाइड्रोजन है, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग, ठीक है। 12 × 2 24 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डेड। हाँ, एक यहाँ पे पाई बॉन्ड है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, 3 पाई बॉन्ड है, हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल 6
6 पाई बॉन्ड और 24 सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बेंजीन के अंदर 30 होंगे। ये बात हमेशा याद रखनी है आपने, ठीक है। और फिर कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ अगर बतानी हो तो 1.09 एंगस्ट्रम है ये आपकी। कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन 1.09 एंगस्ट्रम है। और इन सब का आपसी एंगल जो है इन सब में ये वाला और हाइड्रोजन का एंगल विद कार्बन, हर कार्बन के साथ ये कितना बनता है 120 डिग्री। और हर कार्बन क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बेंजीन के अंदर हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। याद रखें बेंजीन के हर कार्बन के ऊपर एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है और 3 ऑर्बिटल क्या है, एक ऑर्बिटल हर बेंजीन के ऊपर अनहाइब्रिडाइज्ड है जिसके 2 लूप हैं और हर बेंजीन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसके अंदर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे जिन्होंने बॉन्डिंग कर ली होती है। अब हर एक के ऊपर एक अनहाइब्रिडाइज्ड है जो कि ऊपर वाले लूप ऊपर वालों के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बना देते हैं और नीचे वाले जो हैं वो ऑर्बिटल्स नीचे वालों के साथ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनते हैं। दिस इज कॉल्ड सैंडविच मॉडल, ठीक है। सैंडविच मॉडल में बेंजीन के कार्बन जो हैं वो सेंटर में रह जाते हैं जैसा पेन है और एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऊपर एक नीचे। दिस इज कॉल्ड सैंडविच मॉडल ऑफ बेंजीन। अब हम कुछ एमसीक्यूज देखते हैं बेंजीन वाले चैप्टर के अपने। व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल इन सल्फोनेशन। देखें जी 2 ऑप्शन वाजे हमें नज़र आ रहे हैं, ये या ये, इनमें से कंपटीशन हो सकता है। यू नो कि सल्फोनेशन में ये बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल होता है ऐसे। आमतौर पे आपको ऑप्शन SO2 पॉजिटिव दिया जाता है, बच्चे इस पर टिक कर देते हैं गलती से, नहीं ये वाला आएगा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल। 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की वजह से ये कार्बन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है। तो आपका ये अब ऑप्शन होगा SO3। ये तो आपका बेस है, ये प्रोटॉन उतारता है बाइसल्फेट आयन, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल इन सल्फोनेशन की बजाय नाइट्रेशन, तो अब आपको वाज़े पता है आपका ऑप्शन अब NO2 होगा, ठीक है। और अगर हैलोजिनेशन में क्लोरीनेशन लिखा गया हो और प्लस क्लोरीन माइनस भी लिखा जा सकता है आपको भुलाने के लिए, आपको डिसीव करने के लिए, तो आपका ये ऑप्शन होगा हैलोजिनेशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ और उसमें इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज़ जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ बेंजीन पे अटैक करती है, हाईली पॉजिटिव स्पीशीज़। विच कंपाउंड इज़ मोस्ट रिएक्टिव, सुन लें, इसमें से अल्केन के अंदर सिग्मा बॉन्ड है और ये सबसे वीकेस्ट होगा, ये याद रख लें एज फार एज रिएक्टिविटी इज कंसर्न, ठीक है। और अल्कीन के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है, अगर मैं इसको ऐसे ड्रा करूं, एक क्लाउड ऊपर और एक क्लाउड नीचे, ये क्लाउड एक्सपोज्ड होता है, ये मोस्ट रिएक्टिव होगा ये आपका, इसलिए ये ऑप्शन आपका दुरुस्त है। बेंजीन में दोनों रिएक्शन हो जाते हैं, एडिशन भी होता है और सब्स्टिट्यूशन भी। सब्स्टिट्यूशन आसानी से होता है, एडिशन रिलक्टेंटली होता है। क्यों? बेंजीन अपनी स्टेबिलिटी लूज़ नहीं करना चाहती। तो मोस्ट रिएक्टिव आपका अल्कीन है यहाँ पे। अल्काइन जो है वो तीसरे नंबर पे आएगा रिएक्टिविटी में, पहले पे रिएक्टिविटी में अल्कीन, दूसरे पे आप कह सकते हो बेंजीन, फिर अल्काइन और फिर अल्केन्स, या अल्कीन के बाद अल्काइन ज़्यादा मुनासिब रहेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ नेफ्थलीन इज, देखिए 2 बेंजीन रिंग जो है वो हो जाते हैं फ्यूज, मॉथ बॉल जिनके कहते हैं नेफ्थलीन को। देखिए जी कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन तो 10 है ही हैं। अब हाइड्रोजन कितने हो सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 हाइड्रोजन इधर है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो कोई हाइड्रोजन नहीं बचेगा, एक हाइड्रोजन इधर 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 इधर। तो C10H8 वाला ऑप्शन हमारा दुरुस्त है, ठीक है। ये आपने करेक्टली फाइंड करने हैं, ठीक हो गया।
तो नेक्स्ट है हाउ मैनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन फिनाइल इथीन या स्टायरीन। स्टायरीन में तवज्जो तलब बात है, बहुत ही ट्रिकी सी बात है, छोटी सी बात है कि फिनाइल बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड कितने हैं। ये देख लो कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन पूछा गया है। देखें हमने पाई बॉन्ड नहीं, पहले पाई बॉन्ड काउंट करेंगे, 1 2 3 और 4 पाई बॉन्ड्स हैं और हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑप्शन आपका ये वाला दुरुस्त होगा। 8 पाई इलेक्ट्रॉन है स्टायरीन के अंदर, ये 1 पाई बॉन्ड और 3 ये पाई बॉन्ड, यानी 4 पाई बॉन्ड और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। Benzene is stable than ethene because it has more pi bonds, localized pi electrons, delocalized pi electrons, more sigma bonds। जी कौन सी बेसिक रीज़न है? देखिए जी पाई बॉन्ड तो ये भी है और बाकी भी जिक्र है, लेकिन डीलोकलाइज्ड है। बेंजीन का जो पाई बॉन्ड है उसकी रीज़न ये है कि वो पूरे रिंग पे इन्वॉल्व है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। ये अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है, जिसकी वजह से इस पे अटैक मुश्किल हो जाता है। तो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन एज कंपेयर टू इथीन। इसका मतलब इथीन रिएक्टिव है, बेंजीन लेस रिएक्टिव है। जो लेस रिएक्टिव है वो स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनों की वजह से। Which one is named बेंजल रेडिकल? देखें बेंजल कौन सा होता है। बेसिकली ये तो फिनाइल है, ठीक है। ये हमारे पास एक्चुअली हम जब CH3 हो यहाँ पे, तो अगर एक हाइड्रोजन उतर जाए, CH3 हो आपके पास, मे भी आपको नज़र ना आ रहा हो यहाँ पे, ये देखिएगा आपके पास ये वाला साइड चेन की हम हेलोजिनेशन कर रहे हैं। कभी एक हाइड्रोजन उतर सकता है, तो कभी 2 हाइड्रोजन उतर सकते हैं, तो कभी 3 हाइड्रोजन उतर सकते हैं। आप इन सब के नाम याद कर लो, ये बेसिकली चीज़ है। अच्छा इसको कहते हैं, अगर यहाँ पे क्लोराइड लग जाए तो इसका नाम है बेंजाइल, और इसको कहते हैं बेंजल। तो ये आप ढूंढ लें ये सिचुएशन कौन सी है। दिस वन इज़ योर बेंजल, ये ऑप्शन है। और ये अगर सिचुएशन हो, तीनों बेंजीन उतार दिए जाएं, क्लोरीन बेंजो ट्राई हो जाएगा क्लोराइड। ये आपका बेंजाइल क्लोराइड, ये बेंजल क्लोराइड, 2 क्लोरीन, तीनों क्लोरीन लग जाएं तो बेंजो ट्राई क्लोराइड। फिर इसका नाम क्या होगा? बेंजो ट्राई क्लोराइड। यानी इसका मतलब है ये तो फिनाइल है, ये बेंजाइल है, ये बेंजल है और ये बेंजो है। मैं लिख देता हूँ, ये इसका नाम होगा बेंजाइल, इसका नाम होगा बेंजल और इसका नाम होगा बेंजो ट्राई या व्हाटएवर क्लोराइड या ट्राइब्रोमाइड। ठीक हो गया। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वाज प्रपोज्ड बाय डिवार, कैक्यूल, फैराडे या हॉफमैन। क्यों जी? साइक्लिक स्ट्रक्चर किसने प्रपोज की थी? साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम जो थी वो कैक्यूल ने प्रपोज की थी, जिसको ख्वाब आया था कि 6 स्नेक्स हैं और हर स्नेक ने दूसरे स्नेक की जो टेल है उसको अपने मुंह में लिया हुआ है, इस तरह का उसको ये एक ड्रीम आया था। तो उसके बाद ही वाज एबल के वो स्ट्रक्चर ड्रा कर गया था। ठीक है ना, इंट्यूशन में चला गया था ये बंदा इन ऑर्डर टू डिस्कवर द स्ट्रक्चर ऑफ एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन रिंग। तो ये था आपके बेंजीन वाले चैप्टर का एक ओवरव्यू। ठीक है, आई होप सो कि आप ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह तैयार करेंगे। ठीक है जी, कीप आप अपने आप को टच रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।